नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था कि क्यों वे भारत में भी ब्रिटेन की तरह का विकास चाहते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा था कि जब एक इतने छोटे से देश को एक खास तरह की जीवन शैली प्राप्त करने के लिए दुनिया के इतने बड़े हिस्से को उपनिवेश बनाना पड़ा, तो भारत जैसे बड़े देश को तो न जाने कितने बड़े उपनिवेश की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी वैभव पर आधारित विकास जो दूसरों के संसाधनों की लूट खसोट पर आधारित हो, कभी भी आदर्श या अनुकरणीय नहीं माना जा सकता है। एक अन्य स्थान पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रकृति के पास जब लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए तो पर्याप्त संसाधन हैं, पर अपेक्षाकृत कहीं हम लोगों के भी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम धरती से केवल अपनी आवश्यकताओं की मांग करेंगे तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि अंतहीन लालच का दबाव कुछ लोग भी धरती पर डालेंगे तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः पर्यावरण संरक्षण या टिकाऊ विकास जैसे शब्दों को प्रयोग किए बिना ही महात्मा गांधी की सोच इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वैभवों और भोग विलास की जिंदगी किसी न किसी स्तर पर विषमता फैलाने, दूसरों के हक व संसाधन छीनने पर आधारित है, तथा जब तक यह भोगवादी सोच और उससे जुड़ी विषमता पनप रही है, बढ़ रही है, तब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं है। आज जब पर्यावरण की सुरक्षा, तो क्या केवल इससे संबंधित बातचीत और बैठकों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं? यह प्रमुख सवाल अभी तक दुनिया के सामने खड़ा है कि शीर्ष के लोगों द्वारा अपने भोग विलास के जीवन और उससे जुड़ी हुई विषमता से चिपके रहने पर पर्यावरण के नाम मचाया जा रहा इतना अधिक शोर कितना सार्थक है। स्वीडन की सरकार ने हाल ही में एक अध्ययन करवाया था जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि स्वीडन में जो जीवन स्तर प्रचलित है वह विश्व के कितने लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इस अध्ययन से यह उत्तर मिला है कि 10 या 12% लोग ही ऊंचे जीवन स्तर पर रह सकते हैं। प्रश्न है कि बाकी लोग कहां जाएंगे? क्या विश्व के संसाधनों का उपयोग होता रहेगा? महोदय, पर्यावरण पर बहुत अधिक बातचीत होने के पिछले 2-3 दशकों का कड़वा सच यह है कि इस दौरान विषमता कम होने के स्थान पर बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पिछले 3 दशकों में आर्थिक विषमता विश्व स्तर पर दुगनी हो गई है। सबसे धनी 20% लोगों की आय सबसे निर्धन 20% लोगों से 150 गुना अधिक है। विश्व के 77% लोग विकासशील देशों में रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का मात्र 15% हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, विकसित या धनी देशों में मात्र 23% लोग रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का 85% हिस्सा है। यह तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमता की बात। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक देशों में बहुत अधिक आर्थिक विषमताएं हैं। निर्धन देशों में भी ऐसी स्थिति काफी सामान्य है कि ऊपर के 20% लोगों के हाथ में राष्ट्र की 60% आय होती है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत अधिक है जो सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं और घोर निर्धनता में रहने को विवश हैं। न्याय की मांग है कि भविष्य में सबसे अधिक ध्यान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ऊपरी सिरे पर उपभोक्तावाद का जोर कम हो। आज धरती और वायुमंडल इस स्थिति में नहीं है कि अनियंत्रित आर्थिक बढ़ोतरी एवं औद्योगिक बढ़ोतरी हो। प्रकृति के साथ अन्याय किए बिना लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि ऊपरी सिरे से लालच और भोग विलास का जोर कम किया जाए। पर समस्या यह है कि धनी और शक्तिशाली जिन लोगों का तमाम विकास नीतियों के साथ साथ पर्यावरण नियोजन पर भी आधिपत्य है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए और सब बातें करने को तैयार हैं, बस अपने भोग विलास और लालच को ही छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चाहे वह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियां हों या विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दौरान हुई खींचातानी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे शक्तिशाली
देशों द्वारा निर्धन देशों पर डाला गया दबाव। कहीं यह पता नहीं चलता कि धनी देश या उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएं वास्तव में निर्धन देशों को मदद करने या विषमता को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज देश में जागरण की लहर दौड़ रही है। चारों ओर आशावादिता और आत्मविश्वास है, साथ अधीरता भी देखने को मिलती है। आपने युद्ध का उल्लेख किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें हमारी जीत से आत्मविश्वास की भावना को बल मिलता है। यह भावना सुदृढ़ हुई है कि हम जिस काम को लेते हैं उसे पूरा कर सकते हैं, किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोगों की आशावादिता केवल इसी कारण से नहीं है, बल्कि इस एहसास के कारण है कि अंततः ऐसी दिशा ग्रहण की जा सकी है जिसमें उनकी ज़रूरतों पर विचार किया जा रहा है। अंततः उन चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश देखने में आ रही है जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, या गरीबी हटाने के लिए हमारे कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के समक्ष आती हैं। यह भावना आज दूर दराज के स्थानों में रहने वालों तक भी पहुंच चुकी है, और इस निर्णायक मौके पर यह हम सब लोगों का, जो अपने अपने काम में चोटी पर हैं, दायित्व है कि हम सभी साधनों को जुटाकर आगे बढ़ें। हमारे पास अनंत काल नहीं है। जैसा कि मैं पहले एक मौके पर कह चुकी हूं कि हमें अगले 3 या अधिक से अधिक 4 वर्षों में निर्णायक कदम उठा लेने हैं। अगर इस दौरान हमने यह दिखा दिया कि हमारा रास्ता लोकतंत्र का है, शांति का, सहयोग का है, एक दूसरे की मदद करने का है, अगर 3 या 4 वर्षों में हम यह दिखा सके कि यह रास्ता हमें आगे ले जाता है, तब मैं समझती हूँ कि हमें भारत के भविष्य को लेकर किसी तरह की आशंका पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें किसी भी कारण से असफल रहे, चाहे सरकार की गलतियों से या उद्योग व व्यवसाय की त्रुटियों से, या एक वर्ग द्वारा अन्य वर्गों की अपेक्षा अपने अधिकारों और जरूरतों के बारे में अधिक तीव्र भावना के कारण, तो हम सबको एक साथ कठिनाइयां झेलनी होगी। किसी एक या दूसरे वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे देश को। इस प्रकार हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं और समय आ गया है कि हम उस सब पर नए सिरे से विचार करें। मैं यह नहीं कह रही कि हमें सभी चीज़ें झाड़ पोंछकर अलग कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमको अनेक परिवर्तन अवश्य ही करने हैं, और मैं स्वीकार करूंगी कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और उसे बनाना हमारा काम है। यह काम कैसे किया जाए, परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसे निश्चित करने के लिए भी हम आपके सहयोग और सहायता से नीति निर्धारित कर सकते हैं। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में एक पुस्तक का जिक्र किया जो विश्व भर के विचारशील लोगों पर अपनी छाप छोड़ रही है। यह पुस्तक है फ्यूचर शॉक। लेकिन दुनिया भर में अर्थ, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में आज नए विचारों का उदय हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए उसके लिए पुराने तौर तरीके पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी को इस बात का वैसा एहसास न हो जैसा कि अन्य देशों के विचारशील लोगों को है, लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं हैं। इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी राह निकालें जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। हम लक्ष्य को कुछ वर्षों में ही नहीं प्राप्त कर सकते, और मैं समझती हूँ कि कोई हमसे इसकी आशा भी नहीं करता। जो नितांत गरीब है वे भी चमत्कार की आशा नहीं करते, लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। वे यह आशा अवश्य करते हैं कि चीज़ें ऐसे ढंग से बदलेंगी कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सके। इसलिए मुझे आशा है कि हम वही एकता और दृढ़ता प्रदर्शित कर सकेंगे, राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति वही चिंता व्यक्त कर सकेंगे जो हमने पिछले वर्ष के संकट के दौरान की थी। यह आर्थिक संकट हमारे लिए कुछ कम गंभीर नहीं है, और यह लक्ष्य जनता के लिए बेहतर जीवन संभव बनाने का लक्ष्य उन सब विजयों से, युद्ध में विजय से भी बड़ी एक जीत है। हमने पश्चिम की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली को अपनाया है, और हम प्रगति तथा विकास का मूल्यांकन पश्चिमी मानदंडों से करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ की परिस्थितियों में संगत नहीं है, और हमारे लक्ष्य से तो और भी कम संगत है। मैं लंबे समय से अनुभव करती रही हूँ कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांत विकासशील देशों की समस्याओं को जटिल बनाते हैं। विराम।
तो दोस्तों बार बार अभ्यास कीजिएगा डिक्टेशन का। अगर अब वीडियो पसंद आए आपको, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी ही मिलेंगे अगली डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।